ठीक है, तो कल जो पढ़ा था हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी काट देना। इसमें 3 भाग पढ़े थे, इसमें इसको जी कहा था, इसको गामा कहा था, यंग्स मॉडुलस को वाई कहा था, और इसको क्या कहा था, और बल्क मॉडुलस को बी कहा था, है ना। ये कल था। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, जैसे जैसे मतलब स्ट्रेस वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पाया गया था, स्ट्रेस वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके यहाँ पर ये कुछ आया था, और यहाँ से ई का फॉर्मूला मिला था कुछ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसका एक कर्व होता है। ठीक है, कर्व कैसा होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, एक कर्व होता है, इस एक्सिस पर आपने स्ट्रेन लिया हुआ है, ये आपको बुक में भी दिया है, और इस एक्सिस पर आप स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक, क्लियर है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F/A फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ना, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन को आपने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ लो अभी आप, डेल्टा L अपॉन L, कि कितना डायमेंशन आपका बदला टोटल कितने में से। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपने बॉडी पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहां से बंधा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या लगा रहे हो, कुछ प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, कहीं से भी लगाओ, एक जगह से मान लो आपने लगाना क्या किया, शुरू किया। ठीक है, तो बहुत भयानक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। देखो ये जो भी कर्व बनेगा ये कुछ एक एवरेज कर्व है, जरूरी नहीं कि हर मटेरियल का जो कर्व हो उसके जैसा हो। हमारी बात समझ में, क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी होती है ना हम जो पढ़ रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे स्टील है तो उसका ग्राफ अलग हो जाएगा, ब्रास है उसका कर्व अलग हो जाएगा, रबर है कर्व अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर चीज के लिए जो कर्व है वो अलग हो जाएगा। तो शुरुआत तो कर्व ये होता है कि जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे बॉडी में क्या आता है, डायमेंशन चेंज होती है। तो यहां से यहां तक तो कर्व को क्या माना जाता है, लीनियर। कैसा माना जाता है, ये कुछ लीनियर कर्व बनता है। यहां तक कुछ कर्व, यहां तक तो क्या बनता है, लीनियर बनता है। मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा लीनियरली। मतलब धक्का लगाया आपने कुछ पॉइंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को ए बोला गया है, इस पॉइंट को क्या बोला है, लेटर से ये क्या है, ए। ठीक है, ये ओ पॉइंट है और ए पॉइंट है। तो हमारे यहां पर क्या फाइंडिंग होता है कि ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस क्या प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो वो इस ही कर्व की बात करते हैं, मतलब इसी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सर पॉइंट ए को बोलते हैं, हाँ। उसके बाद बॉडी क्या होती है, कुछ थोड़ी सी कुछ इसके बाद थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो यहां से ये कर्व कुछ ऐसा होता है। ये पॉइंट कैसा है, बी। इस पॉइंट को क्या नंबर दिया है, बी। पॉइंट ए को नहीं, पॉइंट बी को दिया है एक्चुअली। पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट दिया है, पॉइंट बी को क्या नाम दिया है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ऐसा हो गया कि इस पॉइंट तक आपने अगर फोर्स हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, तब तक वो बॉडी अपना वापस से शेप रिगेन कर लेगी। ठीक है, मतलब आपने फोर्स लगाया 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 लगाया, एक पॉइंट आएगा ए, उसके बाद थोड़ा बहुत हलचल होगा बॉडी में,
है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अचानक से क्या हो रहा है, इस पॉइंट तक तो लीनियरली, फिर थोड़ा सा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है, नॉन लीनियर आ रहा है, थोड़ा सा कर्व क्या आ रहा है, नॉन लीनियर आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेन आपका जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस, इस पॉइंट से जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आपका ये कुछ स्ट्रेन थोड़ा सा एक कांस्टेंट टाइप से भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके कर्व के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी, ये नेचर बस ऐसे ही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस कुछ आते हैं। तो ओ से बी तक के रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। ओ से बी तक के रीजन को क्या कहते हैं हम? इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन मतलब कौन सा रीजन होगा? हाँ, ओरिजिन वाला, ओ से लेके बी तक, यहाँ से लेके कर्व जो भी है, इस कर्व को नाम दिया है, क्या दिया है? इलास्टिक। मतलब इस पॉइंट तक बी तक बॉडी क्या रहेगी आपकी? इलास्टिसिटी मेंटेन करेगी। मतलब स्ट्रेस विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। एक पॉइंट आएगा उसके बाद फिर ये कर्व, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। हाँ, मतलब अब आगे बॉडी में चेंजेस आएंगे, आप देखो कैसे आएंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ तक के कर्व की हम जनरली जब न्यूमेरिकल भी करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत ही बात करते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट के सब पहले का काम है। अच्छा, ए वाले पॉइंट को भी कुछ बोलते हैं, उसको बोला गया ए वाले पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये वो स्ट्रेस है, मतलब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए पॉइंट का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। पॉइंट ए को क्या बोल रखा है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जहां तक प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, जहां तक प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? मेंटेन होती है। ठीक है, क्लियर है? ए से बी तक के पॉइंट में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। मैंने प्रोपोर्शनल लिखा कि नॉट लगाया। ए से बी तक में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी में नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप इस पे और स्ट्रेस लगाते हो, बी पे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, बी पे आपने थोड़ा सा स्ट्रेस, मतलब जब अब वो लिमिट आ गई किसके बाद अब तुम ज़्यादा धक्का मार रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पे ये जो कर्व होता है कुछ इस टाइप से दिया है, लाइक दिस, कुछ ऐसा कुछ कर्व दिया हुआ है। बी से पहले बी से सी और फिर यहाँ से सी से डी, ऐसा कुछ ब्रेक करके दिया है। बुक बता मैं, बुक में भी ऐसा ही दिया है। हाँ सर, बस थोड़ा सा मतलब ये कर्व के एग्जैक्टली एनसीईआरटी जैसा बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये सबके अलग अलग कर्व होते हैं। यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है कुछ ये, और फिर इसके बाद ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया है? डी। ये पॉइंट कैसा है आपका? बी। और ये पॉइंट कैसा दिया है? सी। हालांकि ये जो पॉइंट है ना बहुत नज़दीक नज़दीक में दिए हैं। क्या दिए हैं? ज़्यादा पास, मतलब मैंने थोड़े दूर बनाए, पर ये कोई इसका कोई मैटर नहीं करता है कि ये सर ऐसा ही बनेगा क्या, थोड़ा तिरछा बना दूं क्या, थोड़ा आड़ा बना दूं क्या, टेढ़ा बना दूं क्या, उतना मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब ये बस बताना चाहते हैं कि इतने चेंजेस कुछ मटेरियल में आ सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, अब यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया। अब देखो ये इस पॉइंट पे स्ट्रेस की जगह ये स्ट्रेन है, ये वाला पॉइंट, ये वाला स्ट्रेस आपने दिया था, तो इस पॉइंट पे इतना स्ट्रेन मिल रहा है। अब आपने स्ट्रेस को इतना बढ़ाया यहाँ तक, तो स्ट्रेन भी क्या हुआ? बढ़ तो हम हर एक में रहा है, पर ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर
थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। क्या बात समझ रहे हो? मतलब ये बी से सी तक का जो गैप है उससे ज़्यादा गैप ये वाला है। नहीं आया समझ में? मतलब बॉडी पे आपने फोर्स लगाया है ना, अब आपने फोर्स लगाया, फोर्स इतना लगा दिया बॉडी पे कि अब वो बॉडी वापस से लौट के अपने वापस घर पर नहीं आएगी। मतलब उसका शेप आपने अब क्या कर दिया है, डिफॉर्म कर दिया है। ये लिमिट खत्म। अब आपने क्या है, फोर्स उतना लगा दिया है कि उसके बाद जरा भी स्ट्रेस लगाने पर स्ट्रेन अब प्रोपोर्शनलिटी तो है ही नहीं, वो उल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर इतना दिखता नहीं है ठीक से, पर स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहां पर ये पॉइंट का इसके एक पैरेलल एक पॉइंट बनाया, देखो बुक में भी बनाया, इस पैरेलल एक कोई पॉइंट बनाया यहां पर ऐसा, हाँ सी से। एक पैरेलल एक पॉइंट बनाया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोला हुआ है, परमानेंट स्ट्रेन। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, परमानेंट सेट बोला है, या फिर परमानेंट स्ट्रेन। ये कुछ, ये जो रीजन है इसको क्या बोला है, परमानेंट सेट। एनसीईआरटी ने इसको परमानेंट सेट कहा है, या फिर उसको परमानेंट स्ट्रेन भी कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे बॉडी में परमानेंट क्या हो गया है, अब सेट हो गई बॉडी, मतलब वो जैसी थी अब वैसी रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद और प्रेशर आपने लगाया, और मतलब ये फोर्स लगाया, तो ये कुछ इस टाइप से मिला। ऐसा होता है ना कि जैसे आप किसी बॉडी पे लगाते हो तो बॉडी अब बीच में अब ब्रेक हो गई है, बॉडी टूट गई, तब आपको क्या है कि हल्का सा भी प्रेशर लगाते हो तो बॉडी क्या है, और ज़्यादा दूर चली जाती है ना। कुछ भी चीज़ में आप करते हो तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, एक लिमिट के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। मतलब पहले तो वो पॉइंट था कि तुमने उसको, जैसे स्केल है, स्केल को ऐसा किया तो वापस से यूँ हो जाएगा, और थोड़ा सा ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, सेट हो जाएगा। और ज़्यादा कर दिया तो हो सकता है कि वो क्या है, वापस से अब आए ना और टूट ही जाए उल्टा, तब प्रेशर तुमने फोर्स लगा दिया। आ रही बात समझ में? अब तुम फोर्स किसी भी हिसाब से लगा लो, अपन ने यहाँ पर ये ब्लॉक को ऐसा लिया है तो इस पर ही तुम मान लो कि और ऐसा धक्का मार रहे हो कि ये पॉइंट अब ऐसा करके वापस ऐसा आ गया। आपने इसको ज़्यादा किया तो वो तिरछा ही हो गया, और ज़्यादा किया तो फिर अब दो टुकड़े ही हो गए, ठीक है ना। कुछ भी ले लो आप इसको, तो ये जो कर्व है यहाँ पर ये जो डी पॉइंट है इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। मतलब ये वो पॉइंट है कि इससे ज़्यादा अब तुमने कर दिया तो बॉडी तो खैर यहाँ से तो निकलने वाली है। अब यहाँ से ज़्यादा फोर्स और लगाया तो बॉडी, अब तुमको समझ में आना चाहिए क्या कि स्ट्रेस और बढ़ा रहे हो तुम, इधर स्ट्रेस लिया ना अपन ने। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ तक तो क्या है, हर बार स्ट्रेस आप बढ़ा ही रहे थे, यहाँ तक तो क्या कर रहे थे, हर बार आप स्ट्रेस बढ़ रहे थे। अब इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या हो गया, घट रहा है। हालांकि अब स्ट्रेस अब कुछ भी लगाओ फिक्स हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बॉडी अब क्या होने वाली है, हाँ बॉडी टूटने वाली है, तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो पर इस पॉइंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे आपने फोर्स लगाया भी, बट अब बॉडी क्या होने लग रही है, टूट रही है। और इस पॉइंट पे फाइनल ई पॉइंट पे इसको नाम दिया है फ्रैक्चर पॉइंट। क्या नाम दिया है, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है। कहाँ पर है, किस तरफ, लेस देन 1% दिया है वो। उसके बाद नहीं, ये तो एक 30%, मतलब स्ट्रेन का कितना वैल्यू हो गया, परसेंटेज के फॉर्म में ले रहे हैं। ये कितना ले रहे हैं, हाँ मैक्सिमम अगर 100% लगा है तो 100% के कंपैरिजन, मतलब ये पूरा ग्राफ 30% के अंदर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपको मतलब उसका जो स्ट्रेन का 100% हिस्सा भी नहीं है, 30% हिस्से तक ये ग्राफ बताया है। इसने परसेंट के फॉर्म में लिया है।
ठीक है, और इधर स्ट्रेस के फॉर्म में लिया है, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। परसेंट कैसे निकालेंगे, मतलब उसने क्या किया हुआ है, डेल्टा एल बाय एल के साथ में किसका मल्टीप्लाई किया है, 100 का, ठीक है, 100 का, मतलब 30% तक। ये पॉइंट कितने पे आ रहा है, 30% का आ रहा है ना, ये डी पॉइंट कितने पे आ रहा है, कुछ 30% दिया है। 30% का मतलब बॉडी में कितने चेंज हो गए, उसका डायमेंशन कितनी चेंज हो गई है, 30%। बॉडी कितनी चेंज हो गई है, 30%, लगभग कितनी चेंज हो गई है, 30%। मतलब उसका डायमेंशन कितना चेंज हो गया, 30%। 30% चेंज होने का मतलब मान लो 10 मीटर की लेंथ है, तो इसका 30% कितना होगा, 3 मीटर। समझे नहीं समझे, कितना होगा, 3 मीटर। मतलब अगर बॉडी आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो 10 से कितनी हो गई है अब, 13 कितनी हो गई है, लेंथ कितनी हो गई, 13 मीटर। या फिर अगर आपने कंप्रेशन फोर्स लगाया तो कितनी हो गई है, 7 मीटर। दोनों ही केस में बॉडी का क्या होने वाला है, डिफॉर्मेशन। मतलब आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, मीटर नहीं है, 3% है ना, 10 का 3% 3 मीटर है। ये इसलिए क्योंकि किसी चीज़ का परसेंटेज अगर 30%, मतलब आपने चेंज निकाला ना, चेंज 3%, मतलब कितना निकला इसका आंसर, स्ट्रेन का 30% होने का क्या मतलब है, 3% होने का क्या मतलब है, 30% होने का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना है, 10, और यहाँ पे कितना है, 13। तो जब उसको सॉल्व करोगे, है ना, 30% चाहिए आपको, कितना चाहिए, 30% चाहिए। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं आप, मतलब दिस फिगर इज इक्वल टू कितना है, पूरा 30%। अब इसको सॉल्व कर लो, इसके हिसाब से क्या वैल्यू रखें अपन, क्या परसेंटेज रखें ताकि वो हो जाए। तो आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना है, मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 10 मीटर की चीज़ अगर 13 मीटर तक चेंज हो गई लेंथ, इसका मतलब बॉडी में फ्रैक्चर पॉइंट वगैरह आ जाएगा। अच्छा, किसी के लिए 30% है, किसी के लिए 50% आ जाएगा, किसी के लिए ये 25%, सबके लिए अलग अलग आएगा ये। किसी के लिए ये रीज़न बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ये रीज़न। आ रही बात समझ में, ये तो ग्राफ क्या है, हर बार मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कुछ अंदाजन ग्राफ है, ठीक है। तो अच्छा, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फॉर वायर अलाउड लाइक लिक्विड थिनिंग ऑफ वायर, एक पॉइंट आएगा, है ना। इस रीजन में क्या होगा, जैसे डी से ई पे, जैसे वायर पे आप फोर्स, इन्होंने जो बताया वो कैसा फोर्स लगाया है, वायर पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो वो क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और वायर भी अच्छा तगड़ा लिया है। एक पॉइंट आएगा कि आप उसको ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो पतला होने लग जाएगा, पतला होते होते वो लिक्विड की तरह हो जाएगा, और जब टप पकड़ते नीचे गिर जाएगा। बस जब वो गिरने वाला ही होगा और तुमने और फोर्स हल्का सा भी लगाया तो वो गया। कौन सी टेप, वो अलग प्रिंसिपल है आपका, वो तो जितना फोर्स लगाओगे उतनी जाएगी ना बाहर, वो तो हमने पढ़ा था ना हमने, ठीक है। आप जितना फोर्स लगाओगे उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रिम वाला। तो ये क्लियर हुआ, हमने ब्लॉक को ऐसा लिया है, बट ये कैसा बता रहे हैं ब्लॉक को, ऐसा, मतलब ब्लॉक की जगह क्या ले लिया इन्होंने, वायर पे एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। लिक्विड इन द सेंस कि जब आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि अब गिर ही जाएगा वो, ऐसा। जब वो गिर रहा है तो उस पॉइंट के बीच में जो ब्रेक होगा ना, वो बीच में लिक्विड की तरह ऐसा लगेगा कि लिक्विड की तरह जैसे गिरता नहीं, पानी कैसे गिरता है नल में से, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो टप करते अब नीचे गिर जाएगा। अरे ये तो भयंकर फोर्स लगेगा, तब भयानक तरीके से फोर्स लगेगा तब की बात है। ये डी से ई का पॉइंट समझ गए, डी से ई का, और ई पे बॉडी क्या हो गई अब, फ्रैक्चर। अब ई पे बॉडी टूट गई, मतलब यहाँ पर आपका स्ट्रेस का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो आपने इतना लगा दिया है कि ऑटोमेटिकली खुद के वजन से ही अब क्या होती जा रही है वो, क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपने स्ट्रेस को अब देखोगे ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेस कम थोड़ी करोगे अब वापस से नीचे गिर रहा है तो क्या ऊपर दबाव थोड़ी लगाओगे। चलो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है।